हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अरीना बाय नेहा यादव। यहाँ पर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाएंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को एक मज़ेदार और आसान तरीके से समझने का जरिया है। तो आज के इस सेशन का मुख्य उद्देश्य जो है, हाँ, आज हम मोशन simplified.pdf के नोट्स का एक डीप डाइव करने वाले हैं। सही कहा, इस सेशन में हम इन नोट्स का विश्लेषण करेंगे और मोशन वैसा ही उसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनको गहराई से समझेंगे। मुझे लगता है मोशन एक ऐसी चीज है जिसे हम हर वक्त देखते हैं, पर उसके रूल्स पर ध्यान नहीं देते हैं ना। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। अगर आप लोग अपने आसपास नजर डालें तो मोशन के एग्जाम्पल्स तो हर जगह हैं। राइट, हर जगह। जैसे एक चलती हुई साइकिल हो गई, या ट्रैक पर दौड़ता हुआ कोई एथलीट, या आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी। हाँ वो भी। देखने में ये सब कितने अलग लगते हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। और आम भाषा में हम इसे बस मूवमेंट कह देते हैं, पर अगर हम नोट्स के हिसाब से जाएं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं, जो कि हैं रेफरेंस पॉइंट और टाइम। बिल्कुल, यही दोनों इस पूरे कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम रेस्ट यानी विश्राम अवस्था को साइंटिफिकली समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि वक्त तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। इसे एक एवरीडे एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, जैसे एक रुकी हुई कार का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उस कार के बगल में एक स्टॉपवॉच चल रही है। ओके, सेकेंड्स गुजर रहे हैं, मिनट्स गुजर रहे हैं, पर कार वहीं की वहीं पॉइंट ए पर ही खड़ी है। सही कहा, टाइम प्रोग्रेस कर रहा है पर पोजीशन बिल्कुल कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं अभी इस कुर्सी पर बैठा हूं और स्टॉप वॉच चल रही है, हाँ, तो मेरी पोजीशन इस कमरे के हिसाब से तो नहीं बदल रही। मतलब मैं डेफिनेटली रेस्ट पर हूं। पर तब क्या अगर यही कुर्सी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर रखी हो? वहां कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मेरे सामने जो इंसान बैठा होगा ट्रेन में, उसके लिए तो मैं रेस्ट पर हूं, क्योंकि हम दोनों के बीच की दूरी बदल ही नहीं रही। लेकिन बाहर जो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, राइट, उनके लिए मैं और वो ट्रेन दोनों ही मोशन में हैं। ये रिलेटिव मोशन राइट बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मोशन हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव ही होता है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पर आए तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ लगातार बदलती है तो उसे हम इन मोशन कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर वो रुकी हुई कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करती है तो स्टॉप वॉच में टाइम भी बढ़ रहा है और कार की पोजीशन भी। चाहे वो इंसान दौड़ रहा हो या गाड़ी चल रही हो, अगर टाइम के गुजरने के साथ स्पेस में उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो टेक्निकली वो मोशन में है। ये फ्रेमवर्क तो काफी क्लियर हो गया। अब मोशन को कैटेगराइज करना काफी लॉजिकल लगने लगता है इसके बाद। नोट्स में काफी अच्छे से कैटेगरीज बताई गई हैं। हाँ, सबसे पहले जिस कैटेगरी का जिक्र इन नोट्स में है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। इस शब्द का रूट ही स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा से जुड़ा हुआ है। एकदम सीधा रास्ता। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट बिना अपनी डायरेक्शन बदले एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलता है ना, तो उस मूवमेंट को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। और फिजिक्स में इस सीधे मोशन को सबसे फंडामेंटल माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का वेरिएबल चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो फोर्स और मोमेंटम वगैरह के कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। हाँ, मेक सेंस। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम रोज देखते हैं, जैसे एक बिल्कुल सीधे रेलवे ट्रैक पर चल रही ट्रेन, या किसी स्ट्रेट हाईवे पर बिना लेन बदले ड्राइव करती हुई कार। सही कहा। इन सिनारियोज में ऑब्जेक्ट का पूरा फोकस सिर्फ एक डायमेंशन में आगे बढ़ने पर होता है। जब हम लोग किसी एक्सप्रेसवे पर होते हैं जहां कई किलोमीटर तक कोई मोड़ नहीं आता, वहां हम दरअसल रेक्टिलिनियर मोशन ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हाँ, पर दुनिया में हर चीज तो सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करती ना। बिल्कुल नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में तो कर्व्स और सर्कल्स भरे पड़े हैं। What's fascinating here is यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि नेचर में स्ट्रेट लाइंस उतनी आम नहीं है जितने सर्कल्स हैं, और यहीं से हमारा दूसरा टाइप निकल कर आता है, जो कि है सर्कुलर मोशन। एग्जैक्टली, सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सीधे रास्ते पर चलने के बजाय किसी एक्सटर्नल पॉइंट के चारों तरफ एक गोलाकार रास्ते पर घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं।
इस डेफिनेशन में एक बहुत क्रिटिकल शब्द यूज किया है आपने, एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ, बाहरी बिंदु। ये एक्सटर्नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट सच में इस मोशन की कोर आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि जिस सेंटर के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो उस घूमने वाली चीज का अपना हिस्सा नहीं है। जैसा हमारे सोलर सिस्टम में होता है। राइट। पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक ह्यूज सर्कुलर या थोड़ा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। यहाँ सूर्य वो एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके आसपास पृथ्वी सर्कुलर मोशन कर रही है। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ स्पेस के लेवल पर नहीं होता, हमारे घरों में भी इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे घड़ी की सुइयां। हाँ, एक एनालॉग घड़ी की सुइयों को देखिए। वो सुइयां बीच में एक एक्सटर्नल पिन से जुड़ी होती हैं। हाँ, और उस पिन के चारों तरफ अपना सर्कुलर पाथ कवर करती हैं। एक और बढ़िया एग्जाम्पल है वो बचपन का खेल जहां रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाते हैं। हाँ, वहाँ आपका हाथ वो एक्सटर्नल पॉइंट या सेंटर बन जाता है और रस्सी की टेंशन उस पत्थर को लगातार सर्कुलर मोशन में रखती है। Here's where it gets really interesting। यहाँ पर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इस सर्कुलर मोशन को ना अक्सर एक और तरह के मोशन के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हमारी लिस्ट का तीसरा टाइप है रोटेशनल मोशन। आम बोलचाल में लोग बस किसी भी गोल घूमने वाली चीज को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। पर फिजिक्स इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ करती है। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है क्योंकि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पैटर्न ही तो शो कर रहा होता है। डिफरेंस कहाँ आता है फिर? डिफरेंस उस सेंटर पॉइंट की लोकेशन का है। जैसा कि हमने अभी देखा, सर्कुलर मोशन में सेंटर बाहर होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाने के बजाय अपने ही इंटरनल एक्सिस पर घूम रहा हो। इंटरनल एक्सिस यानी एक अंदर की धुरी। हाँ, वो एक्सिस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है। ऑब्जेक्ट इसमें अपनी जगह नहीं बदलता, बस उसी एक्सिस पर स्पिन करता है। पृथ्वी का ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं, ये यहाँ सबसे परफेक्ट फिट बैठता है। हमारी अर्थ एक ही वक्त में दोनों मोशंस परफॉर्म कर रही है। दोनों कैसे? एक तो वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जो भी हमने बात की, सर्कुलर मोशन है, जिसकी वजह से साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। लेकिन उसके साथ ही वो एक लट्टू के तरह अपनी ही धुरी पर भी घूम रही है। एग्जैक्टली अपने इंटरनल एक्सिस पर स्पिन कर रही है, और उस इंटरनल स्पिन की वजह से ही तो हम लोग दिन और रात एक्सपीरियंस करते हैं। ये पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना रोटेशनल मोशन का एकदम क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है, और इसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हमारे आसपास बहुत हैं। छत का पंखा सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पंखा छत पर अपनी फिक्स जगह से इधर-उधर मूव थोड़ी करता है। हाँ, वो वहीं टंगा रहता है। बल्कि उसके बीच की जो रॉड है, जो उसका इंटरनल एक्सिस है, उसी पर उसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं। या फिर किसी साइकिल का पहिया ले लीजिए, वो भी अपने एक्सल पर रोटेट करता है। इन सभी में एक्सिस ऑब्जेक्ट के अपने सिस्टम का एक इंटरनल हिस्सा होता है। तो इसको एक सिंपल लाइन में समराइज कर देते हैं। अगर ट्रैक बाहर है तो सर्कुलर मोशन, और अगर ट्रैक खुद के अंदर है तो रोटेशनल मोशन। ये काफी सॉलिड डिस्टिंक्शन है। अब मोशन के इन सीधे और गोल पैटर्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोट्स में एक चौथा प्रकार भी है जो थोड़ा अलग ही मैकेनिक्स फॉलो करता है। ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं अब। ये एक तरह का रिथमिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। आगे और पीछे जाने वाला मोशन। सही कहा। इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगाने या सीधे आगे बढ़ते रहने के बजाय एक फिक्स सेंट्रल पॉइंट के आगे और पीछे लगातार मूव करता है, जैसे एक पेंडुलम। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मिडिल रेस्टिंग पोजीशन से एक तरफ जाता है और फिर वापस सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ जाता है ना, तो इस लगातार टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी कहते हैं। इसमें दरअसल एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को वापस उसके सेंटर पॉइंट की तरफ खींचती है। जैसा कि हम लोग पुरानी वॉल क्लॉक्स के पेंडुलम में देखते हैं। पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर जाता है, ग्रेविटी उसे वापस सेंटर की तरफ पुल करती है, लेकिन वो सेंटर पर रुकता नहीं रुकता, क्योंकि मोमेंटम होता है। अपने मोमेंटम की वजह से वो सेंटर क्रॉस करके एक्सट्रीम लेफ्ट तक चला जाता है, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। पार्क में लगा झूला भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर सेट होता है। बचपन में सबने झूले खाए हैं। हम झूले को एक बार पुश करते हैं और वो अपने फिक्स्ड अपर पॉइंट से आगे पीछे ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और पता है, इस मोशन का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हम जो आवाजें सुनते हैं ना, उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन का बहुत बड़ा रोल है। आवाजों में कैसे? नोट्स में ही एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है,
गिटार स्ट्रिंग्स का। जब आप गिटार या किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की तार को प्लग करते हैं तो क्या होता है? वो वाइब्रेट करने लगती है। वही वाइब्रेशन। वो तार अपनी नॉर्मल फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर और नीचे इतनी तेजी से ऑसिलेट करती है कि उस रैपिड ऑसिलेशन से हवा में साउंड वेव्स पैदा होती हैं। दरअसल हमारा पूरा जो अकूस्टिक सिस्टम है ना, वो वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस पर ही बेस्ड है। कमाल है, साउंड वेव से लेकर झोले तक सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल। अब अगर इस ऑसिलेटरी मोशन में हम एक टाइम डिसिप्लिन ऐड कर दें तो हम मोशन के 5वें प्रकार पर पहुंचते हैं, जो है पीरियोडिक मोशन। राइट। इस शब्द का कनेक्शन सीधे तौर पर पीरियड यानी एक फिक्स टाइम से है। जब कोई मोशन खुद को एक तय समय के बाद एग्जैक्टली वैसे ही दोहराता है तो वो पीरियोडिक बन जाता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे थोड़े ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पीरियोडिक मोशन हमारे यूनिवर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी की फाउंडेशन है। वो कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, किसी भी मोशन को पीरियोडिक कहलाने के लिए उसका एक फिक्स्ड और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होना बहुत जरूरी है। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने पेंडुलम की बात की थी। एक स्टैंडर्ड क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो अपना एक आगे पीछे का ऑसिलेशन हमेशा एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में कंप्लीट करता है। अच्छा, इसीलिए वो टाइम बता पाता है। एग्जैक्टली। इसलिए उसका मोशन ऑसिलेटरी होने के साथ साथ पीरियोडिक भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक मोशन कोई बिल्कुल ही अलग ऐसी इंडिपेंडेंट कैटेगरी नहीं है, बल्कि सर्कुलर, रोटेशनल या ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्ट्रिक्ट रूल बाउंड वर्जन हो सकता है। सही समझे आप। जैसे पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेट करना, वो रोटेशनल मोशन तो है, लेकिन क्योंकि वो अपना एक रोटेशन हमेशा एग्जैक्टली 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए वो पीरियोडिक भी है। बिल्कुल। और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ही तो हम लोग वक्त को नाप पाते हैं। पुराने जमाने के इन पेंडुलम क्लॉक्स से लेकर आज की आधुनिक क्वार्ट्ज घड़ियों तक सभी इस पीरियोडिक नेचर पर ही रिलाई करती हैं। क्वार्ट्ज वॉचेस में तो एक छोटा सा क्रिस्टल होता है ना? हाँ, एक क्रिस्टल होता है जो बैटरी का करंट मिलने पर एक बहुत ही स्पेसिफिक और कांस्टेंट रेट पर वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है। इस फिक्स्ड पीरियोडिक मोशन को काउंट करके ही उस घड़ी का माइक्रो प्रोसेसर 1 सेकेंड की एग्जैक्टली लंबाई तय करता है। ये तो बहुत ही प्रिसाइज इंजीनियरिंग हुई है ना? अगर पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट नेचर में नहीं होता तो हमारे पास वक्त को ट्रैक करने का या फिर एक्लिप्सेस और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को सदियों पहले प्रिडिक्ट करने का कोई स्टैंडर्ड मेट्रिक ही नहीं होता। यूनिवर्स के इस प्रिडिक्टेबल रिदम को समझना वाकई इंट्रीगिंग है। तो अब तक हमने इस सेशन में मोशन को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया है और उसके पैटर्न्स भी देख लिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। साइंस किसी भी इवेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं रुकती, उसे क्वांटिफाई करना यानी मेजर करना भी जरूरी है। वही इन नोट्स का अगला हिस्सा है। ये सेक्शन फिजिक्स के 3 बहुत ही क्रूशल टर्म्स पर फोकस करता है: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। ये वो मैट्रिक्स हैं जो मोशन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। ये तीनों काफी इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को ओपन करते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग इन दोनों टर्म्स को एक जैसा समझकर इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर टेक्निकल लेवल पर ये बिल्कुल अलग है। इनको क्लियर करने के लिए हमें पाथ और डायरेक्शन के फर्क को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस यानी दूरी, इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना रास्ता तय किया है। इससे इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कितनी बार मुड़ा या उसने कौन सी डायरेक्शन ली। इसको हम अपनी रोड ट्रिप्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं और रास्तों के घुमाव की वजह से पूरा जिगजैग करते हुए जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के ओडोमीटर में जो टोटल लंबाई रिकॉर्ड होगी ना, वो डिस्टेंस है। क्योंकि ओडोमीटर तो बस पहिया कितना घुमा वही नापता है, उसे दिशा से कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए फिजिक्स में इसे एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। इसे एक नेविगेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब हम लोग अपने फोन के मैप ऐप पर किसी डेस्टिनेशन का रूट लगाते हैं और वो ऐप हमें गलियों और हाईवे से घूमते हुए रास्ते दिखाता है, तो वो नेविगेशन कैलकुलेशन हमें दरअसल टोटल डिस्टेंस बता रही होती है। राइट। अगर उस पूरे टेढ़े मेढ़े रास्ते की लंबाई 100 मीटर है तो हमारा डिस्टेंस हुआ 100 मीटर। लेकिन अगर हमें उसी पॉइंट पर जल्दी पहुंचना हो और बीच की सारी बिल्डिंग्स और पहाड़ गायब हो जाएं तो क्या होगा? अगर बीच के सारे ऑब्स्टिकल्स गायब हो जाएं और आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सीधे अपने एंड पॉइंट तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें, तो उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को ही डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा जाएगा। तो इसमें रास्ते के घुमाव की कोई कैलकुलेशन नहीं है? नहीं,
डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ 2 चीजों से मतलब होता है, आपने कहाँ से शुरू किया और आपने कहाँ खत्म किया। वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन रूट होता है। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मुझे लगता है एविएशन में दिखता है। हवाई जहाज वाले रास्ते? हाँ, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम रोड फॉलो करते हैं जो टोटल डिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन जब एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो वो सड़कों के घुमाव थोड़ी फॉलो करता है। बिल्कुल नहीं, वो तो सीधा उड़ता है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है जो उसके एरियल रूट को डिस्प्लेसमेंट के बहुत करीब ले जाता है। इसीलिए 2 शहरों के बीच की रोड डिस्टेंस हमेशा उनके एरियल रूट से ज्यादा ही होती है। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी एक्चुअल ट्रैवल किए गए डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। वो या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। ये स्पेशियल रीजनिंग को समझने का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। अब जब हम पाथ की लंबाई को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर करना जानते हैं, अगला लॉजिकल सवाल ये आता है कि उस पाथ को कवर करने में ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म कैसा किया, मतलब कितनी जल्दी या कितनी धीरे ट्रैवल किया। और इस रेट ऑफ मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है स्पीड, यानी गति। स्पीड को मैथमेटिकली मेजर करने का कॉन्सेप्ट तो काफी इंट्यूटिव है। हमारे पास एक रास्ता है लंबाई में और उसको क्रॉस करने में लगा वक्त है। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को मिलाकर स्पीड निकाली जाती है। नोट्स में भी इसे एक सिंपल डेफिनेशन से क्लियरली समझाया गया है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी एक यूनिट वक्त में, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो या पूरा 1 घंटा, ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। और इस लॉजिक को दिमाग में बिठाने के लिए नोट्स में एक बड़ा हेल्पफुल विजुअल टूल भी दिया गया है जिसे स्पीड ट्रायंगल कहते हैं। हाँ, इस स्पीड ट्रायंगल एक ऐसी मेंटल मॉडल ट्रिक है जो कॉम्प्लेक्स लगने वाले फॉर्मूला को इंस्टेंटली आसान बना देती है। वो ट्रायंगल काम कैसे करता है? इस ट्रायंगल में टॉप पोजीशन पर हम डिस्टेंस को रखते हैं और बॉटम बेस पर स्पीड और टाइम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ट्रायंगल के टॉप पर है और टाइम उसके नीचे, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला एक फ्रैक्शन जैसा बन जाता है, जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एग्जैक्टली। ये फॉर्मूला दरअसल हमें रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है कि हर गुजरने वाली यूनिट ऑफ टाइम के साथ कितना डिस्टेंस सक्सेसफुली क्रॉस किया गया है। इस फॉर्मूला को वापस उस 100 मीटर वाले एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये नंबर्स एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। चलिए देखते हैं। अगर एक ट्रैक पर भागते हुए किसी रनर ने पूरा 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है और उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में उसकी स्टॉप वॉच ने एग्जैक्ट 10 सेकंड्स रिकॉर्ड किए हैं, तो इस सिनेरियो में हमारे पास डिस्टेंस है 100 और टाइम है 10। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। जब हम 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10। लेकिन साइंस में नंबर्स अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, उनकी यूनिट्स उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मीटर्स में था और वक्त सेकंड्स में था, इसलिए स्पीड की यूनिट बनेगी मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब रनर की स्पीड हुई 10 मीटर्स पर सेकंड। इस न्यूमेरिकल वैल्यू का फिजिकली मतलब ये निकलता है कि उस 10 सेकंड की रेस के दौरान जब हर एक सेकंड टिक हो रहा था, वो रनर एवरेज 10 मीटर की दूरी आगे बढ़ रहा था। स्पीड बस यही स्टोरी बताती है कि मोशन की प्रोग्रेस कितनी तेज चल रही है। मोशन को ट्रैक और मेजर करने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? तो आज के इस डीप डाइव सेशन में हमने देखा कि कैसे नेचर का हर एलिमेंट, हमारे आसपास की हर एक आम चीज किसी ना किसी तरह के मोशन से जुड़ी है। हमने फिजिकल रेस्ट से शुरुआत की और समझा कि कैसे मोशन रेफरेंस पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है। फिर हमने मोशन के 5 पैटर्न्स भी देखे। हाँ, स्ट्रेट ट्रैक्स वाला रेक्टिलिनियर, भारी बिंदु के इर्द गिर्द घूमने वाला सर्कुलर, इंटरनल एक्सिस पे घूमने वाला रोटेशनल, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट वाला ऑसिलेटरी और यूनिवर्स को एक स्ट्रिक्ट टाइम पर रखने वाला पीरियोडिक मोशन। हमने इन सभी को उनके